हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन मेरे इस प्यारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप लास्ट लेक्चर जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की प्रोसेस में यूटिलाइज होने वाली बेहतरीन एप्लीकेशन जिसको हमने पीसीआर कहा था उसके बारे में डिस्कस किया है। और लास्ट लेक्चर में हमने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी देखा है। इन दोनों टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, चाहे आप फोरेंसिक साइंस की बात करें या बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, तो दोनों टेक्निक बहुत बेहतरीन है। और आज आपको मैं बता दूं कि इसी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में एक नई टेक्निक है, नया इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट अचीव करने के लिए यूज करते हैं। और आज प्रेजेंट सिनेरियो में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस से जो हमारा डिजायर जीन है या डिजायर सेगमेंट है डीएनए का, उससे मिलने वाले प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वांटिटी के साथ। तो ये बायो रिएक्टर क्या है, इसको थोड़ा हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए, अगेन सबका स्वागत है। और मैं लास्ट थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हमने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ हमने क्या डिस्कस किया है, इसी के साथ हमने पीसीआर को भी डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा टारगेट है वो क्या है, ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। तो चलिए आज समझते हैं बायोरिएक्टर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोरिएक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैं बोल सकता हूं कि ऐसा वेसल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जितने भी पैरामीटर्स जो रेगुलेटेड वे कंट्रोल्ड कंडीशन में चाहिए, उस कंट्रोल कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और इसकी हेल्प से हम उसको ऑप्टिमम ग्रोथ करवाकर उस ऑर्गेनिज्म की उससे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने अभी तक क्या देखा है, हमने अभी तक क्या स्टडी किया है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। हमने क्या देखा था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मिड है। ये आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये क्या है, प्लाज्मिड है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जब आपने इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने इस प्लाज्मिड में क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया। इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा आरडीएनए। इसी को क्या कहते हैं, हम आरडीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, आरडीएनए, जिसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाया, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। बैक्टीरिया के अंदर जब ये बॉडी में चले गया तो ट्रांसफर हो चुका है। अब इस बैक्टीरिया को आप क्या करने वाले हैं, एक पेट्री प्लेट, एक कांच की पेट्री प्लेट जो लेबोरेटरी में यूटिलाइज होती है, उस कांच की पेट्री प्लेट में आपने क्या ऐड किया, मीडिया यूज किया, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया। तो आप देख रहे हैं इस कांच की प्लेट में जो येलो कलर वाला जो मटेरियल दिख रहा है, ये येलो कलर वाला जो मटेरियल दिख रहा है, वो येलो कलर वाला मटेरियल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया कहेंगे। तो जब इस ई कोलाई बैक्टीरिया को, ये क्या, कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है हमारा, ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को आप देखोगे तो इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमारा क्या है, आरडीएनए है। ये क्या है हमारा, आरडीएनए। तो इस आरडीएनए वाले बैक्टीरिया को जब आपने कांच की प्लेट में रखा, और तो ये कांच की प्लेट से ये न्यूट्रिएंट मीडिया को एक्सेप्ट करेगा, यूटिलाइज करेगा। और इस कांच की प्लेट को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है, ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है, ये होता है टेम्परेचर जहां पर वो ग्रो कर पाए, वो होता है पीएच जहां पर वो सरवाइव कर पाए। और इसके अलावा हम कई तरह के पैरामीटर जो है मेंटेन करते हैं ताकि बैक्टीरिया जिंदा रहे। और साथ ही इसके अंदर जो हमारा प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा रेड कलर वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका क्या हो, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो लगातार बने और हमको हमारी जो चॉइस है वो मिलते ही रहे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट है वो हमको मिलता रहे। इसलिए हम इस बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं, ग्रो कराते हैं। और ग्रो करने का मतलब क्या है, ये बैक्टीरिया वहां पर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे जीन का भी मल्टीप्लीकेशन होगा, साथ में हमारे जीन से मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो भी लार्ज स्केल पर मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। और लास्ट
लेक्चर में इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है और किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और किस तरह से हम कल्चर मीडिया प्रोवाइड करके बैक्टीरिया को प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि बैक्टीरिया ग्रो करे, मल्टीप्लाई करे और हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, बढ़ाए। चलिए, तो ये क्या होता है इन सभी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर भी हम समझते हैं कि जो हमारा आरडीएनए है उसको हमने कहां पर इंट्रोड्यूस किया। हमने आरडीएनए को इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल के अंदर। ये होस्ट सेल चाहे प्लांट हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या किसी एनिमल ऑर्गेनिज्म की सेल भी हो सकती है। तो होस्ट सेल का मतलब ये हुआ कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी आरडीएनए को हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। यदि ये नहीं समझ में आता है होस्ट क्या है, तो लास्ट लेक्चर में हमने होस्ट को और कॉम्पिटेंट होस्ट को दोनों को बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया है। लास्ट लेक्चर में चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमने हमारे आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। वो होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल सेल भी हो सकता है। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो हमारा होस्ट के अंदर इनसाइड दी होस्ट, ये क्या हो रहा है इनसाइड, जैसे ही आपने आरडीएनए को होस्ट के अंदर ऐड किया, ट्रांसफॉर्म कराया, तो इनसाइड दी होस्ट हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। फॉरेन डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। इसका मतलब ये देखिए, ये बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे ही आपने मीडिया के डाला तो वहां पर अलग अलग कॉपी बनने लग गई। इसका मतलब हमारा जो फॉरेन डीएनए था वो रेप्लिकेट करने लग गया है अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन हुआ और होस्ट का जो जीनोमिक मटेरियल होता है उसका भी रेप्लिकेशन हुआ। तो कुल मिला के मतलब क्या बोल रहा हूं कि हमारे टारगेट जो डीएनए था, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसका तो कॉपी हुआ ही हुआ, साथ में उस बैक्टीरिया का जो जीनोम था उसका भी कॉपी हुआ। तो क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है, होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लीडिंग टू मल्टीपल कॉपीज। हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या मिल रही है, मल्टीपल कॉपीज मिल रही हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, द इंसर्टेड जीन एक्सप्रेस, जो हमने जीन को एक्सप्रेस करवा, जो जीन है जो इंसर्ट किया है वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा और क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा डिजायर प्रोटीन। इसका मतलब आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा जीन है, ये जीन डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिजायर प्रोटीन है वो बनने वाला है और लार्ज स्केल पर बनने वाला है। आफ्टर सक्सेसफुल क्लोनिंग, जैसे हमने क्लोनिंग किया तो उसके बाद हमने ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की। क्या कंडीशन प्रोवाइड की? हमने ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की। ऑप्टिमम कंडीशन में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं? ऑप्टिमम कंडीशन में पीएच आता है, टेम्परेचर आता है, न्यूट्रेंट आता है, ऑक्सीजन आता है। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं, ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए प्रॉपर कंडीशन में, प्रॉपर बोल सकता हूं मेंटेन कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या है वो? पीएच है, टेम्परेचर है, न्यूट्रेंट है और ऑक्सीजन चाहिए। ये पीएच और टेम्परेचर ये कांस्टेंट चाहिए उसको, ऑक्सीजन जो है, न्यूट्रेंट जो है उसकी ग्रोथ के लिए उसको रेगुलेटेड वे में चाहिए। तो इन सभी पैरामीटर को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने के बाद मैक्सिमम जो प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो प्रोटीन मिलने वाला है, वो हमको क्या मिलने वाला है, अच्छे एक्सप्रेस फॉर्म में मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप एक कांच की प्लेट में बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन यह नेगेटिव बात यह है कि यहां पर आपको लो क्वांटिटी में मिलेगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा, क्योंकि आप नेचुरली एक बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन एक कांच की प्लेट में करवा रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट, मैं बोल सकता हूं स्मॉल एरिया के अंदर आप करवा रहे हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो हमारा प्लाज्मिड था जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, इसको आपने ट्रांसफर कराया और प्लाज्मिड के अंदर रखा। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर व्हेन द प्रोटीन इनकोडिंग जीन, जो हमारा प्रोटीन को कोड करने वाला जो जीन है, जिसको हम जीओआई कहा था, हमने क्या कहा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा था, इसको क्या कहा था, जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा था। ये क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा। ये कहां एक्सप्रेस हो रहा है, बैक्टीरिया के। मैं आपको बता दूं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से आया, ये डीएनए कहां से आया, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का है। अदर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां से लिया हमने, ह्यूमन से लिया। कहां से लिया, ह्यूमन से लिया। तो ये ह्यूमन का जीन है,
कोई ह्यूमन क्या है, अदर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल की कैटेगरी में आने वाला है, अदर ऑर्गेनिज्म है। इस ह्यूमन के जीन को हमने बैक्टीरिया के अंदर क्या करवा रहे हैं, उसका एक्सप्रेशन ले रहे हैं। हमने इस जीन को प्लाज्मिड में जोड़ा और इस प्लाज्मिड को कहां पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और इस प्लाज्मिड में कहां से हम मल्टीप्लाई करवा के उसका एक्सप्रेशन ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर ले रहे हैं। तो कुल मिला के ये जीन किसी और का है और प्रोडक्शन कहीं और है। तो यहां पर होने वाला प्रोडक्शन, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोडक्शन, जो प्रोटीन बन रहा है, ये कौन है, हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस है, हिट्रोजीनस होस्ट है। ये डीएनए किसी और का है और कॉपी कहीं और हो रही है, कहीं पर और प्रोडक्ट हो रहा है। तो इस होस्ट को हम क्या कहेंगे, हिट्रोजीनस होस्ट कहेंगे। इसका मतलब ये है, ये जिसका डीएनए है उसकी बॉडी नहीं है, दूसरे की बॉडी है, मतलब दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको हमने हिट्रोजीनस होस्ट कहा। अर्थात क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। और इसके अंदर जो प्रोटीन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसको हमने क्या किया, किसी ऑर्गेनिज्म से अचीव किया और उस जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, और वो बैक्टीरिया उसका एक्सप्रेशन करवाएगा और प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। तो उस प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। और सेल कैन बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल। देखिए ये पेट्री प्लेट है, इसमें एक लिमिट कंडीशन में ही न्यूट्रिएंट मीडिया होगा और लिमिट कंडीशन में ही हम लेबोरेटरी के अंदर कंडीशन को मेंटेन रख सकते हैं। तो यहां पर जितनी भी सेल ग्रो करेगी, जो प्रोडक्शन देगा वो स्मॉल स्केल पर होगा, लेबोरेटरी स्केल पर होगा। बट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इज लो। इससे जो प्रोटीन बनेगा वो एक लो स्केल पे बनेगा, बहुत कम मात्रा में बनेगा, क्वांटिटी में बनेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी तक यहां पे कंसेप्ट जो है आपको यदि क्लियर हो गया होगा, तो अब हम इसी को थोड़ा क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं। यहां पर मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड के साथ हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हमने प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, और ये प्लाज्मिड के साथ जोड़ने से हमारा आरडीएनए बन गया, और इस आरडीएनए को हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया। अब इस बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हम कांच की प्लेट में न करवाते हुए कहां पर करवा रहे हैं, फर्मेंटर में करा रहे हैं, एक वेसल के अंदर करवा रहे हैं। कहां पर करवा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर, क्या कहेंगे, या इसी को कहेंगे फर्मेंटर। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट एक हमने जो अभी यूज किया था, यहां पर हमने क्या यूज किया, कांच की प्लेट की यूज किया था। पेट्री प्लेट बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं हम, पेट्री प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्री डिश कहते हैं। इसी में हमने क्या किया था, अभी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेना है। तो हमने इस ई कोलाई, जिसमें हमारा आरडीएनए है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट करने के लिए बायो रिएक्टर नाम के इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। तो जहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी हमको प्रोडक्ट यदि लार्ज क्वांटिटी में लेना है, तो जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, आर ग्रोन इन बायो रिएक्टर। इस बैक्टीरिया को हमको बायो रिएक्टर में ग्रो करवाना पड़ेगा। यदि आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है तो आपको बैक्टीरिया को बायो रिएक्टर में ग्रो करवाना पड़ेगा, जहां पर आप क्या मेंटेन करेंगे, ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि आप बैक्टीरिया को सर्वाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए लंबे समय कर, ताकि आपका प्रोडक्ट मिलता रहे, इसलिए आप ऑप्टिमम कंडीशन क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। जैसे ऑप्टिमम कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर होगा, पीएच होगा, ऑक्सीजन होगा, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट होगा। क्या होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन चीजों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब, ये पैरामीटर जो है ऑप्टिमम कंडीशन के साथ इस इंस्ट्रूमेंट में मेंटेन किए जाते हैं, ताकि इस बैक्टीरिया की ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ग्रोथ हो। तो बायो रिएक्टर, अब आपको समझ में आ गया कि बायो रिएक्टर एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे मल्टीपल प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो इसका मतलब क्या है कि बायो रिएक्टर जो है आपका, वो क्या है, कंट्रोल वेसल है। कंट्रोल वेसल मतलब जिसमें रेगुलेटरी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला, पीएच को रेगुलेट करने वाला, और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने वाले जो हैं मीटर्स जो हैं लगे होते हैं, ताकि वो रेगुलेशन वे में उसको मेंटेन किया जाए। चलिए, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगा बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए। काय के लिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, जिसके कारण क्या हो,
लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी, जिससे हमको लार्ज क्वांटिटी में क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। तो क्या आपको ये बेसिक कंसेप्ट में आया? देखिए, लार्ज क्वांटिटी यदि प्रोडक्ट लेना है तो आपको कुछ ऑप्टिमम कंडीशन देना होगा। ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलेगी तो इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और हमारा जो जीनोम इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना तो हमको कोई प्रोडक्ट मिलेगा, ना हमारा जो रिसर्च है, जो हमारा जो चॉइस है वो हमको मिल नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमको अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपको यहां तक की बात जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो एक बायोरिएक्टर में व्हाट बायोरिएक्टर प्रोवाइड, एक बायोरिएक्टर का हम यूज क्यों कर रहे हैं, बायोरिएक्टर हमको क्या प्रोवाइड करता है। तो अब एक यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं जहां पर आपको 100% जो है नीट में क्वेश्चन पूछा सकता है। इसके अलावा भी कई सारी एग्जाम्स है जहां पर आज की डिमांड जो बायोरिएक्टर है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम एक क्या है, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक कंटेनर दिख रहा है, जिस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड मीडिया को क्या किया है, फिल किया है। तो एक कंटेनर है बंद, क्लोज क्या है, कंटेनर है, जिसमें हमने क्या कर दिया है, सब इंस्ट्रूमेंट फिट कर दिया है। कोई थर्मामीटर फिट कर दिया है, कोई पीएच मीटर स्केल जो है फिट कर दिया है, कोई मोटर हमने जो है वो फिट कर दी ताकि मिक्सिंग होता रहे। तो ये सभी जो है हमने क्या कर दिया है, इनको सभी को क्या कर दिया है, हमने फिट कर दिया है ताकि क्या हो, इनका प्रॉपर कंडीशन जो है वो मेंटेन किया जाए। तो चलिए, इसके लिए लार्ज वॉल्यूम फर्मेंटर हमको क्या देने वाला है, बायोरिएक्टर हमको क्या देने वाला है, लार्ज कल्चर वॉल्यूम देने वाला है। हम एक पेट्री प्लेट में नहीं कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम 100 लीटर से लेकर 1000 लीटर 1000 लीटर तक हो सकता है। तो कुल मिला के मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप लार्ज स्केल पर मतलब 100 टू 1000 लीटर की क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर क्या होगा, कंट्रोल टेम्परेचर एंड कंट्रोल पीएच होगा। तो आपको एक बात पता चल गई कि इसमें हमको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन मिलेगा, ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, टेम्परेचर और पीएच हमेशा मेंटेन रहेगा। क्यों मेंटेन रहेगा, क्योंकि ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी, आपको पता है कि एंजाइम की एक्टिविटी पर टेम्परेचर और पीएच का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। यदि पीएच और टेम्परेचर घटा या बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये मेंटेन होना जरूरी है। दूसरा, हम बात करें एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यदि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो को कंटिन्यू रखने के लिए हमको इफिशिएंट रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एरेशन, इसका मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई होना जरूरी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट सप्लाई। यदि खाना नहीं मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फूड नहीं मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये भी हमको पता होना चाहिए, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, सस्टेन हो जाएगी, इसलिए ग्रोथ करते रहे, इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहिए। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट मिलेगा तो यूज बायोरिएक्टर का हुआ। इसके अलावा हमको कंट्रोल टेम्परेचर पीएच चाहिए तो बायोरिएक्टर चाहिए। इसके लिए हमको ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट की सप्लाई देना है तो बायोरिएक्टर है। इसके अलावा अब प्रॉपर मिक्सिंग, एजिटेशन क्या होता है, ये आईएमपी है। एजिटेशन जो है आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, एजिटेशन या मिक्सिंग। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्टर के अंदर आपने मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट तो डाल दिया और बैक्टीरिया भी डाल दिया जिसकी ग्रोथ करवाना है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। अदरवाइज वो बॉटम के अंदर इकट्ठा हो सकता है, जमा हो सकता है, ताकि वो एक ही जगह का न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा और एक समय के बाद वो क्या हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो प्रॉपर मिक्सिंग होती रहेगी तो क्या होगा, सभी तरह ऑक्सीजन भी मिलेगी, सभी तरह जो है न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज भी होगा और जो मीडिया है उसका वेस्ट भी नहीं होगा। तो कुल मिला के एजिटेशन क्या है, एजिटेशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इक्विलिटी बनी रहे न्यूट्रिएंट की और ऑक्सीजन की, तो न्यूट्रिएंट बराबर मिक्स होता रहे, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसके लिए एजिटेशन का यूज किया जाता है। हम इन सभी बातों को जो है वन बाय वन जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है क्या एक फर्मेंटर है, फर्मेंटर की क्या एक फीचर है, क्या प्रोसेस होती है, कैसी डिजाइन होती है, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अभी तक की जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी।
जहां पर हमने बायोरिएक्टर के बेसिक जो प्रोवाइड जो होते हैं हमको एक कंटेनर के अंदर, वो हमने देखा है। इसके अलावा जो है स्टराइल कंडीशन, स्टराइल कंडीशन मेन है। स्टराइल कंडीशन का मतलब ये है कि यहां पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिससे हमारा बैक्टीरिया मर जाए, हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। मतलब हमारा जो मीडिया है उस मीडिया में कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। जिसको हम ग्रो करवाना चाहते हैं केवल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसके अलावा नहीं कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या करते हैं हम, प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रोब्स। इसका मतलब क्या है, जो अदर माइक्रोब्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कंटामिनेशन कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, तो प्रिवेंट कंटामिनेशन बाय अदर, बाय की जगह मैं सबसे अच्छा लिख सकता हूं फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि ये रेगुलेटेड वे में होगा। यहां पर बार बार मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा एक्सेस तो नहीं हो गया है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर तो नहीं ज्यादा हो गया है। यदि खाना ज्यादा हो गया, खाने वाले कम हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और यदि खाने वाले ज्यादा हो गए, खाना कम हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुल मिला के बैक्टीरिया और न्यूट्रिएंट मीडियम का जो रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए। और एक सब कहा कैसे किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और कंट्रोल कंडीशन में होगा। तो ये सब बातें जो है मैंने जहां पर बताया इन पॉइंट के बारे में, ये सब चीजें होगी, ये सब मेंटेन होगा, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हाई यील्ड होगा। जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन बनने वाला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बनने वाला है वो लार्ज स्केल पर मिलेगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेने के लिए हमको बायोरिएक्टर की जरूरत होती है, जो 100 से 1000 लीटर का हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। और इस तरह से हम इन पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, एक इस पैरामीटर को जो है फर्मेंटर के अंदर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो एक बायोरिएक्टर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं इनको देखना है। इन पार्ट्स में से एक क्वेश्चन जो है पक्का होता है। चलिए, तो ये बायोरिएक्टर की क्या डिजाइन है, एक बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम इस कंटेनर को देखते हैं। देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक क्लोज वेसल है, एक क्लोज कंटेनर है, जिसको हमने क्या किया है, बायोरिएक्टर का है। इस बायोरिएक्टर में क्या क्या सप्लाई की गई, सबसे पहले उसको समझते हैं। इस बायोरिएक्टर में सबसे पहले एक दिया गया है फीडिंग पंप। फीडिंग पंप का मतलब ये होता है, ये फीडिंग पंप का मतलब होता है जहां से आप न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सप्लाई करेंगे। फीडिंग पंप का मतलब ये हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं ये है फीडिंग पंप, जहां से ऐड किया जाएगा फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया। ये वो यूनिट है, ये वो वाली स्ट्रक्चर है जहां से न्यूट्रिएंट मीडिया को ऐड किया जाएगा। तो आप यहां पर डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि यहां पर आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, यहां पर सप्लाई किया जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई कि यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, और यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया इधर सप्लाई किया जा रहा है। तो ये क्या है, फीडिंग पंप है, जो क्या करेगा, लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, वो फ्रेश मीडिया ऐड करेगा। दूसरी बात करते हैं यहां पर गैस सप्लाई की। किसकी बात करेंगे, गैस सप्लाई, मतलब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के यहां पर ये मीडियम इनलेट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये इनलेट मीडियम का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर है जहां से मीडिया को इंसर्ट किया जाएगा। तो ये किसका पार्ट हो गया, फीडिंग पंप का पार्ट हो गया। यहां पंप लगा हुआ है और पंप के पास ही एक वॉल्व लगा हुआ है जिससे मीडिया इंसर्ट होगा। तो ये आप बात समझ सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, गैस सप्लाई। गैस सप्लाई का मतलब क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को, ताकि बैक्टीरिया क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके और एनर्जी को प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाए। यदि एनर्जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए, सर्वाइवल चांस बढ़ाने के लिए हमको ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए क्या देना पड़ेगा, यहां पर गैस सप्लाई करना पड़ेगी, ताकि ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूअसली उसको क्या करती रहे, मिलती रहे। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो यहां से ऑक्सीजन जो है उसको मिलती रहेगी, यहां से ऑक्सीजन जो है उसको मिलती रहेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, ये हमने दो पार्ट देख लिए, एक पंप देखा जिसको हमने फीडिंग पंप कहा, और मोस्ट इंपोर्टेंट जिसको हमने गैस सप्लाई कहा जहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड होती। थर्ड
जो है एजिटेशन सिस्टम है मोस्ट टाइम पे। ये एजिटेशन सिस्टम के बेस पर ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये एजिटेशन क्या है? एजिटेशन का मतलब ये होता है मिक्सअप करना। यदि इस कंटेनर के अंदर आप देख रहे हैं, इस कंटेनर में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है? ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मीडिया है। ये ग्रीन कलर का क्या है? मीडिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। ये क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड है। इसमें यदि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड कर दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पेस पर, एक ही जगह पर बैठे रहा लंबे समय तक, तो उसको न्यूट्रिएंट वहां का फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी डेथ हो सकती है या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यहां पर क्या सप्लाई किया गया है? यहां पर एक सिस्टम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? एजिटेशन सिस्टम कहते हैं या स्टायर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। तो एजिटेशन सिस्टम या स्टायर का मतलब क्या होता है? ये आप देख रहे हैं एजिटेशन सिस्टम। यहां पर एक मोटर लगी हुई है। ये क्या है? एक मोटर है। और इस मोटर के अंदर एक रॉड लगी हुई है जिसके थ्रू क्या करती हैं? जो इंपेलर्स होते हैं, ये ब्लेड्स जिनको देख रहे हैं इनको इंपेलर्स बोलते हैं। तो ये इंपेलर्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो क्या होगा? ये मिक्सिंग करता रहेगा जिससे न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी होती रहेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन जो है वो भी प्रॉपर सप्लाई मिलता रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो लिमिटेड वे में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट क्या है? मिक्स करना। तो कुल मिला के ये आईएमपी है। ये पॉइंट जो है 4th नंबर का जो है वो आईएमपी है। तो ये आपको याद रखना है। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? चलिए दूसरी बात देखिए, यहाँ इंश्योर द प्रॉपर मिक्सिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? इंश्योर कर रहे हैं प्रॉपर मिक्सिंग का, ताकि यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिलता रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एजिटेशन सिस्टम का मेन काम जो है, मेन काम जो है वो एजिटेशन का है, मिक्सिंग करने का होता है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए दूसरा होता है प्रोब। प्रोब कनेक्शन। प्रोब कनेक्शन का मतलब यह है कि ऐसे सेंसर्स कनेक्टेड होते हैं जो क्या करे? वहां के इंटरनल इन्वायरमेंट को, कंडीशन को मेंटेन करे। तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। अंदर का इन्वायरमेंट में मतलब बता रहा हूं कि टेम्परेचर न तो बढ़ना चाहिए न पीएच बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ सेंसर लगा देते हैं जहां से जो क्या करते हैं? सेंस करते हैं कि कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज तो नहीं हुआ है। यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज हो रहा है तो उसको मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि फर्मेंटर का काम क्या होता है? एक प्रॉपर कंडीशन को मेंटेन रखना, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो। तो इसलिए हम सेंसर के रूप में प्रोब कनेक्ट करते हैं ताकि उनको प्रॉपर सप्लाई मिलती रहे और साथ ही साथ क्या हो? उनको कंडीशन भी मिलती रहे। इसके अलावा एक होता है थर्मल जैकेट। थर्मल जैकेट का मतलब समझ में आ रहा है? मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये आप देख रहे हैं थर्मल जैकेट है। ये क्या? देखिए यहां पर मैंने प्रोब के बारे में बता दिया, प्रोब कनेक्शन है यहां पर, ये दोनों आप देख रहे हैं प्रोब कनेक्शन है। इसके अलावा थर्मल जैकेट है। थर्मल जैकेट का मतलब ये व्हाइट कलर की जो बॉडी दिख रही है आपको, ये व्हाइट कलर की बॉडी दिख रही होगी। यहां पर आपको ये व्हाइट कलर की बॉडी दिख रही है, और व्हाइट कलर की बॉडी के बाद आपको जो दिख रहा है वो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये क्या है? थर्मल जैकेट है। अब थर्मल जैकेट क्या करेगा? यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया अंदर से, यदि इन्वायरमेंट, जैसे मोटर है, मोटर रोटेट करेगा, मोटर लगातार कंटिन्यू जो है रोटेट करेगा, तो रोटेशन से क्या होगा? हीट जनरेट होगी। हीट यदि जनरेट हुआ तो कहीं यहां पर टेम्परेचर ज्यादा ओवर ना हो जाए, इसलिए यहां पर क्या किया जाता है? यहां पर थर्मल जैकेट लगाया जाता है, जो क्या करता है? मेंटेन करता है टेम्परेचर को। किसके लिए? एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, ताकि एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहे? मेंटेन रहे। दूसरा, इसके अलावा क्या है हमारे पास? रिएक्टर टैंक है। ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा रिएक्टर टैंक है, जहां पर ये मोटर की रोड लगी है, इंपेलर्स लगे हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, जो क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये अंदर का जो इन्वायरमेंट, जो बॉडी बनी हुई है, ये जो बॉडी बनी हुई है, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिएक्टर टैंक कहते हैं। तो रिएक्टर टैंक का मतलब क्या है? मेन चेंबर। मेन चेंबर जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और जहां पर मेटाबॉलिज्म किया जाता है। तो यहां पर न्यूट्रिएंट मीडिया भर दिया। इस रिएक्टर जैकेट के अंदर हमने क्या किया? इस रिएक्टर जैकेट के अंदर हमने मीडिया डाला, और मीडिया, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कहां से आई? इस पंप के थ्रू आई, और यहीं से हमने क्या कर दिया? इसमें मीडिया के अंदर क्या डाल दिया? बैक्टीरिया डाल दिया। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा, उसको फूड मिल गया, फूड मिल गया तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और उसका मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर क्या होगा? स्पार्जर होगा, एरेशन होगा। तो अब लास्ट में देख रहे हैं यहां पर ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं हम स्पार्जर। तो यहां से ये क्या है? स्पार्जर है। यहां से क्या आ रहा है?
एयर की सप्लाई हो रही, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है यहाँ से। तो ये क्या है, स्पार्जर है। ये स्पार्जर क्या करेगा, स्पार्जर क्या करता है, एरेशन प्रोवाइड करता है ताकि क्या हो, बबल बने। बबल बनेगा तो इफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और मिक्सिंग भी होता रहेगा। तो देखिए यहां पर दो टारगेट है, यहां पर एक मोटर जो है, मोटर भी मिक्सिंग कर रहा है, दूसरा यहां पर ऑक्सीजन को सप्लाई भी किया जा रहा है, साथ में इसके बबल्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ये बबल्स आप देख रहे हैं, यहां पर ये बबल्स रहेंगे, ये बबल्स रहेंगे। तो ये बबल्स क्या करेंगे, ये बबल्स जो हैं, ये बबल्स जो हैं ऑक्सीजन को प्रोवाइड भी कर रहे हैं और साथ में मिक्सिंग करने का काम भी करते हैं। तो दो टारगेट हो गए। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन मेन काम होता है मिक्सिंग करने का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होगा जिसको इन्फ्लुएंट आउटलेट कहते हैं, जहां से हमारा प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, एचयू मिलेगा। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, अपना जो लास्ट में जब बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करेगा, जब फिनिश कर देगा, तो उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो कुल मिला के यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया की सप्लाई होगी, सभी कंडीशन पैरामीटर जो है मेंटेन रहेंगे, एजिटेशन होगा, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा और फिर लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से हमको मिल जाएगा। तो यहां तक की बात जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और ये जो फर्मेंटर का जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो पाएगा कि एक बेसिक डिजाइन क्या होती है फर्मेंटर की और एक फर्मेंटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है एजिटेशन सिस्टम पर, ये आपको याद रखना है, एजिटेशन सिस्टम। दूसरा जो है स्पार्जर, स्पार्जर को भी आपको याद रखना है। ये बात समझ में आ गई? चलिए देखिए अब कुल मिला के आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक जिसको हमने बायो रिएक्टर कहा है या फर्मेंटर कहा है, इसका मेन फीचर क्या है, मेन फीचर क्या है, ये क्या काम करता है। तो पहला ये क्या कर रहा है, हमको कंट्रोल कंडीशन दे रहा है। कंट्रोल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये हमको न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और पीएच सबको मेंटेन करके दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बायो रिएक्टर जो है वो क्या कर रहा है, हमको कंट्रोल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत बेहतर हो, बहुत अच्छी हो। दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करवा रहा है ताकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रॉब्लम फेस करना पड़े वो ना हो, जिससे बैक्टीरिया क्या करे, मल्टीप्लाई करते रहे, ग्रोथ करते रहे। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा इसमें स्टायर प्रॉपर मिक्सिंग है, यहां पर हमने एक मोटर लगाई है ताकि उस मोटर के अंदर रोड है, रोड के अंदर इंपेलर्स हैं, वो जो ब्लेड्स हैं वो घूमती रहेगी, जो लगातार प्रॉपर मिक्सिंग करता रहेगा। तो कुल मिला के कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा एरेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, स्टायर होगा जहां पर मिक्सिंग होगी, और इसके अलावा कंटामिनेशन फ्री, मोस्ट एमपी। कंटामिनेशन फ्री का मतलब ये है, कंटामिनेशन फ्री का मतलब ये है कि हम जिस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहते हैं वही ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ा होगा, ऑटोक्लेव का यूज हम स्टरलाइजेशन, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। यह आपको समझ में आना चाहिए कि कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। और दूसरा रिमूवल ऑफ यूजफुल मीडियम, इसका मतलब यह है कि आप जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट है और जो फ्रेश मीडिया है उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कुल मिला के आप यहां से आपका फ्रेश मीडिया डाल सकते हो, यहां से आपका प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो यहां से आपका क्या होगा, यहां से क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आप यह न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करोगे, यहां से न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करोगे और यहां से प्रोडक्ट आप अचीव करोगे। तो कुल मिला के ये हमको यहां पर फीचर मिलता है कि आप एक तरह से अपना प्रोडक्ट ले सकते हो और दूसरी तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया आप ऐड कर सकते हो। तो क्या आपको एक फर्मेंटर की बेसिक जो डिजाइन है, बेसिक पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। चले अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर की। बायोरिएक्टर की जो डिजाइन है उस डिजाइन के बेस पर हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोरिएक्टर के दो टाइप हैं, पहला है सिंपल स्टायर टैंक बायोरिएक्टर, यहां पर दूसरा जो है वो है स्पार्ज्ड स्टायर बायोटैंक। यहां पर दोनों का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले वन बाय वन स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए ये सिंपल स्टायर टैंक का मतलब क्या है कि यहां पर इसकी जो बॉडी है, यहां पर आप बॉडी को देखेंगे यहां पर, तो ये कर्व शेप है, ये कर्व शेप आपने देखा होगा। ये कर्व शेप क्यों होता है, ये कर्व शेप इसलिए होता है कि ये कर्व जो होगा, इस कर्व में प्रॉपर मिक्सिंग होता है। मतलब यहां पर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर कर्व वाला पार्ट है, यहां पर कर्व वाला पार्ट है, तो कर्व वाले पार्ट में प्रॉपर मिक्सिंग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने घर में मम्मी ने जब खाना बनाया होगा तो कढ़ाई का यूज किया होगा, तो उस कढ़ाई का जो शेप होता है वो कैसा होता है,
एक ढलान में होता है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग होती रहे। तो उसी तरह यहाँ पर भी कैसा शेप है, इस तरह का राउंडेड शेप है ताकि प्रॉपर जो है मिक्सिंग होती रहे। दूसरी बात, यहाँ पर हमने क्या यूटिलाइज किया है, यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो यहाँ पर मोटर को यूज किया है। ये क्या है, मोटर है। ये मोटर के अंदर आप देख रहे हैं, या मोटर के अंदर देखेंगे तो यहाँ मोटर के अंदर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये ब्लेड्स लगी है जिनको हम क्या कहते हैं, इम्पेलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पेलर कहते हैं। ये ब्लेड्स हैं जो घूमेगी तो क्या करेगी, प्रॉपर मिक्सिंग करती रहेगी, मिक्सिंग करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट के साथ, तो उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी, साथ में मीडिया जो है वो मिलता भी रहेगा। दूसरा, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर मतलब क्या है कि यहां पर आपको मीडिया कितना भरना है, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको मीडिया हमेशा कितना फिल करना है, आपको 3/4 मीडिया ही फिल करना है, इतना ही पार्ट आपको भरना है। क्योंकि जब रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, तो फोम बनेगा, झाग बनेगा। यदि आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब मम्मा जो है कपड़ों को साफ करने के लिए सर्फ को डब्बे के अंदर, बकेट के अंदर ऐड करके मिक्स करती है तो झाग बनता है, तो वो झाग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो वैसे वैसे यदि आपने यहाँ मीडिया भर दिया, तो मीडिया भरने के बाद यहाँ क्या बनेगा, झाग बनेगा। तो क्या होगा, इस झाग को हटाने के लिए, इस फोम को हटाने के लिए हमको कुछ ब्लेड लगाना पड़ेगी, जिनको हम क्या कहते हैं, फोम ब्रेकर कहते हैं। ये फोम जो बनेगी, इस फोम ब्रेकर का यूज करते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर सैंपलिंग होगी, यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया जाएगा। ये रिएक्शन टेंटर है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, पीएच को सिस्टम कंट्रोल करेगा और यहां से एयर की सप्लाई की जाएगी। इसके पहले जो हमने बायोरिएक्टर देखा है वो सेम बायोरिएक्टर है जिसको हम स्टायर टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ आप रिएक्टर देख रहे हैं जहां पर इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक मोटर दिख रही है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक मोटर है, ये मोटर है। और इसके अलावा आपको यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है आपको क्या, चलिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, एरेशन करने वाला एरेटर है जिसको हमने स्पार्जर कहा था। तो यहां पर मोटर वाला ब्लेड भी लगा हुआ है और स्पार्जर भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, यहां पर भी मोटर लगी हुई है, यहां पर भी मोटर है, यहां पर भी क्या है, मोटर है। और यहां पर क्या है, ये देखिए, आप देखें ये ब्लेड लगी हुई है यहां पर जो मिक्सिंग करेगी। इसके अलावा यहां पर क्या है, स्पार्जर है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं जिसका नाम है स्पार्ज स्टायर टैंक, स्पार्जर भी लगा हुआ है और स्टायर टैंक भी लगा हुआ है। मतलब कुल मिला के यहां पर टारगेट जो था वो प्रॉपर मिक्सिंग का था, प्रॉपर मिक्सिंग का था, न कि एयर का था। यहां पर प्रॉपर मिक्सिंग के लिए सबसे ज्यादा यूटिलाइज क्या किया जाता था, एजिटेटर का यूज किया जाता था। लेकिन यहां पर मेन सप्लाई क्या है, स्पार्जर है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के साथ साथ वो मिक्सअप भी करेगा। तो कुल मिला के इसकी जो कमी थी वो यहां पर पूरी कर दी गई। मतलब यहां पर कमी क्या था, यहां पर मिक्सिंग तो हो रहा था लेकिन ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो उस सप्लाई को पूरा करने के लिए स्पार्ज स्टायर टैंक बायोरिएक्टर का डिजाइन किया गया। तो क्या आपको दोनों डिजाइन समझ में आए? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, ये सिंपल स्टायर टैंक रिएक्टर है जिसको अभी मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। चलिए, तो यहां पर क्या समझ में आया कि एक स्पार्ज टैंक कैसा वेसल है, एक क्लोज वेसल है। आप देख रहे हैं एक बंद पूरा वेसल है। इस बंद वेसल के अंदर क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पर हम क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या सेल को जिसकी ग्रो करवाना है। यहां पर क्या होगा, इट कंटेन मैकेनिकल स्टीरर और इंपेलर। यहां पर मैकेनिकल स्टीरर और इंपेलर का मतलब क्या है कि ये मोटर लगी हुई है। इस मोटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस मोटर की हेल्प से क्या करेंगे, इस मोटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन इंपेलर को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो रोटेशन करने से क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग होती रहेगी। तो क्या होगा, मिक्सिंग होती रहेगी। दूसरा, इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर एंड पीएच। तो न्यूट्रिएंट भी लगातार मिलता रहे, पीएच भी जो है वो मेंटेन रहे, टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, ये सभी बातें जो है हम इंश्योर करेंगे। और इसके अलावा हैज कंट्रोल सिस्टम फॉर टेम्परेचर एंड पीएच एंड ऑक्सीजन, ये भी बात आपको याद रखना है। और यूज टू स्मॉल मीडियम ऑक्सीजन डिमांड प्रोसेस, इसमें क्या होता है, कम से कम स्मॉल मीडियम ऑक्सीजन डिमांड जो है इस प्रोसेस में लगती है। ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम मात्रा में यूटिलाइज होती है। ये लेकिन क्या होगा, इसका की पॉइंट क्या रखना है, मिक्सिंग इज डन मेनली बाय द स्टायर ओनली।
यहाँ पर मिक्सिंग किसकी हेल्प से किया जा रहा है, स्टीरर जो है हमारा स्टायर जो टैंक बायोरिएक्टर नाम इसलिए रखा है कि यहाँ पर प्रॉपर मिक्सअप की जा रहा है ताकि न्यूट्रिएंट के जो है मिक्सअप होता रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते। दूसरा है यहाँ पर पहले ही आ गया स्पार्ज स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर, तो यहाँ पर आपको रोटेशन भी मिलेगा। और दूसरी बात आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से झिकझैक वाला फॉर्म दिख रहा है। ये झिकझैक वाला फॉर्म क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एडवांस टाइप का स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर है जहां पर एडिशन टू स्टीरर के अलावा यहाँ पर क्या है, स्पार्जर है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, मेन वहां स्टीरर है और यहाँ पर क्या है, स्पार्जर भी है स्टीरर के साथ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टेराइल एयर इज बबल्ड। यहां पर जो बबल बन रहे हैं ये बबल किसके हैं, ये स्टेराइल एयर के बबल हैं। ऐसी एयर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया गया है, टोटली हटा दिया गया है, किल कर दिया गया है। तो ये जो स्टेराइल एयर है वो क्या कर दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है ताकि मीडियम में बेटर जो है ऑक्सीजन की क्या हो, सप्लाई हो पाए, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन क्या हो, मिलती रहे। तो यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। प्रोवाइड इफिशिएंट एरेशन एंड मिक्सिंग, जिससे क्या होगा, मिक्सिंग भी होता रहेगा और एरेशन भी मिलता रहेगा। दूसरी बात यहां से क्या होगा, मिक्सिंग प्लस एरेशन बाय द स्टीरर एंड स्पार्जर। यहां पर मिक्सिंग और एरेशन, मिक्सिंग हो रहा है स्टीरर से और एरेशन हो रहा है स्पार्जर से, जबकि हमने इसके पहले वाले सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर में किसके बारे में देखा था, स्टीरर के बारे में देखा था जो केवल मिक्सिंग का काम करता था। तो क्या आपको स्पार्जर और सिंपल स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर में डिफरेंस समझ में आया? ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखना है और इसी के बेस पर जो है यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, यहां पर नोट डाउन करना है कि ये मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन जो है आ सकता है। चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है सिंपल स्टीरर टैंक या स्टायर टैंक जो बायोरिएक्टर है इसमें और हमारा स्पार्ज स्टायर टैंक बायोरिएक्टर में। तो यहां पर स्टायर है, इंपेलर है जो केवल काम करता है सब मिक्सिंग के लिए, ये मेन है, जबकि यहां पर हमारे पास क्या है, स्टायर भी है और स्पार्जर भी है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा, यहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन मेंटेन की जाती है फ्रॉम दी सरफेस एरिया। यहां पर सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये स्पार्जर की हेल्प से हम छोटी ऑक्सीजन या लो अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्ट एरेशन बाय बबलिंग स्टायर एयर। तो ये भी आपको समझ में आ गया, हम स्टायर से क्या कर रहे हैं, बबल के फॉर्म में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात करें ऑक्सीजन सप्लाई की, तो लेस इफिशिएंट है, यहां पर उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की हाईली सप्लाई। दूसरा, यहां पर मिक्सिंग डन बाय स्टीरर, यहां पर डन बाय स्टीरर एंड एयर बबल भी मिक्सिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि बबल जब फटेंगे तो वहां पर प्रॉपर प्रेशर क्रिएट होगा जिसके कारण क्या होगा, वो मिक्सअप करते रहेंगे। दूसरा, यूज जो है लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यहां पर ऑक्सीजन की लो रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहां पर हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, एरोबिक प्रोसेस जो है वो होती रहेगी, तो जिससे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अगेन देखना है, क्योंकि मैं बता दूं बायोरिएक्टर है और आज सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा नाम बायोरिएक्टर का आ रहा है, क्योंकि बायोरिएक्टर की हेल्प से आज कई तरह ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बायोरिएक्टर की हेल्प से हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो मैंने नोट करके आपको बताया है, क्या बताया है कि स्पार्ज जो स्टायर टैंक बायोरिएक्टर है इज बेटर ड्यू टू इफिशिएंट एरेशन। जो इफिशिएंट एरेशन होता है इसके कारण हमने क्या कर दिया, ये बेटर सफिशिएंट एनर्जी जो है ऑक्सीजन जो है सप्लाई कर रहा है और हायर ट्रांसफर टू इफिशियंसी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये जो बेसिक फीचर्स है एक बायोरिएक्टर के वो समझ में आए? चलिए अब बात करते हैं स्टायर टैंक बायोरिएक्टर की। तो ये स्टायर टैंक जो बायोरिएक्टर हमने अभी पढ़ा है, एक बेसिक डिजाइन उसकी हमने देखी है। तो ये बायोरिएक्टर जो है मीडिया किसे आप अप्लाई कर रहे हो, किस तरह से आप मीडियम का फ्लो करवा रहे हो, इसी के बेस पर ये दो टाइप के होते हैं। देखिए स्टायर टैंक तो हमने देख लिया जहां पर आप मिक्सिंग कर रहे हो, लेकिन ये दो तरीके से होता है। तो पहला होता है कौन सा, बैच बायोरिएक्टर, दूसरा होता है कंटीन्यूअस बायोरिएक्टर। देखिए बैच बायोरिएक्टर को समझना है तो इस एग्जांपल को समझना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है। ये कंटीन्यूअस को समझना है तो इस एग्जांपल को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां पर, सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं किसका, हम सबसे पहले बैच फर्मेंटर का या बैच बायोरिएक्टर का। तो देखिए आपने घर में कुकर का यूज तो सबने देखा होगा। कुकर का यूज क्या है कि कुकर में जो है आपको यदि चावल पकाना है, खिचड़ी बनाना है, तो आप क्या करते हैं,
जितना भी चावल लेना है जिसको पकाना है एक ही बार में अब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आप बीच में जब आपने जो अपना बर्नर जो है चालू कर दिया है, गैस जो है यहाँ पर जो वेपर जो है वो बनने लग गई है, तो बीच में आप कभी भी उसको ओपन नहीं कर सकते। इस कुकर के ढक्कन को, लीड को जो है आप ओपन नहीं कर सकते। कुल मिला के एक बार जो मटेरियल इसके अंदर रख दिया वो आप कंप्लीटली कुक हो जाएगा। इसके बाद इसके बीच में आप कभी ओपन नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के एक ही बार में आपको मटेरियल को ऐड करना है और एक ही बार में उसको निकालना है। बीच में न तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं वहां से हटा सकते हो। तो कुल मिला के बेच का मतलब आपको समझ में आ गया कि बेच का मतलब एक ही बार में फूड को सप्लाई करना और एक ही बार में हमारे मटेरियल को, जो हमारा डिजायर्ड मटेरियल है, उसको क्या करना, प्रोडक्ट के फॉर्म में अचीव करना। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको एक मशीन के बारे में बताया है जो आपको जनरली आपने आसपास देखा होगा। ये एक ऐसी मशीन है जहां पर हमने शुगर केन से जो जूस बनाने की मशीन जो है वो आपने आपके आसपास देखी होगी। तो इस मशीन में क्या किया जाता है कि जो जो गन्ना है उस गन्ने को क्या किया जाता है, एक रास्ते से क्या कर देते हैं हम, इंसर्ट करते हैं। तो और दूसरी तरफ से क्या होगा, उसका जूस जो है हमको मिलेगा। यहां पर क्या होगा, इस शुगर केन से हमको क्या मिलने वाला है, जूस मिलेगा, जिनको ग्लास में हमको दिया जाता है। दूसरी बात, इस गन्ने को हमने इंसर्ट कराया, गन्ने को इंसर्ट कराया तो यहां से हमको जूस मिला। और दूसरी बात, यहां पर जो इस गन्ने का जो छिलके होंगे या गन्ने का जो घास होगी, जो भूसा होगा, उसको डस्ट बोलते हैं हम, वेस्ट बोलते हैं, वो अलग क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर आप गन्ने को लगातार क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार आप वेस्ट को अलग कर रहे हैं और आपका जो शुगर केन का जूस है उसको अलग कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहां पर एक ही बार में आपने काम किया, बीच में किसी तरफ का डिस्टरबेंस नहीं किया, नहीं आपने निकाला और नहीं आपने ऐड किया। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, इसकी कमी को पूरा कर दिया गया है। यहां पर आप लगातार जो है आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को भी क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इसी तरह इसी के बेसिक प्रिंसिपल पर जो है दो टाइप के फर्मेंटर होते हैं, जिसमें पहला होता है बेच बायोरिएक्टर। बेच का मतलब एक ही बार में जो खाना दे दिया। इसके बाद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसी खाने में सरवाइव करना पड़ेगा। एक समय तक अभी क्या हुआ, खाना ज्यादा रहेगा, खाने वाले कम रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, तो खाने का नंबर क्या होने जाएगा, खाना कम होने लगेगा और बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद खाने का जितना क्वांटिटी होगी उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और एक समय के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएंगे। तो कुल मिला के बेच का मतलब आप यहां ग्राफ में समझ सकते हैं कि जैसे ही आपने क्या किया, स्टार्टिंग में मीडिया डाला तो बैक्टीरिया कम थे और बैक्टीरिया जिस न्यूट्रिएंट मीडिया को खाते हैं वो न्यूट्रिएंट मीडिया ज्यादा था। तो इसी कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत लो होगी। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये ग्राफ में जो लेग फेस लिखा हुआ है, इस लेग फेस का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने न्यूट्रिएंट मीडिया रखा और न्यूट्रिएंट मीडिया में बैक्टीरिया को डाला तो उस एनवायरनमेंट को वो एडाप्ट कर रहे हैं और वहां के न्यूट्रिएंट को अप्लाई कर रहे हैं, अपने ऊपर यूज कर रहे हैं ताकि उनकी ग्रोथ बनी रहे। लेकिन वो बहुत स्पीड में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको लग जाएगा कि यहां पर प्रॉपर कंडीशन है तो वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और एक बार में क्या करेंगे, वो अपना ग्रोथ करते जाएंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका जो लेग फेस था वो लॉग फेस में कन्वर्ट हो गया। जो आपका जो लेग फेस था वो लॉग फेस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब आप एक्सपोनेंशियल फेज में चले गए। मतलब न्यूट्रिएंट प्रॉपर होने से, कंडीशन प्रॉपर होने से अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बैक्टीरिया लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार नंबर बढ़ाते जा रहा है। मतलब उसकी स्पीड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और एक समय के बाद फूड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। तो अब इसके बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब स्टेबल हो जाए स्टेबल हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो यहां से ये क्या हो गया, ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो कुल मिला के यहां पर आपको क्या समझ में आया? तो कल्चर मीडियम इज एडेड वन एट द बिगिनिंग। कल्चर मीडियम, जैसे आपने कुकर में एक ही बार शुरुआत में जो चावल डाले थे वैसे के वैसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे वंस एट द बिगिनिंग। कल्चर मीडिया आप एक ही बार में ऐड करोगे। दूसरा बात, नो एडिशन और रिमूव ड्यूरिंग दी प्रोसेस। जब प्रोसेस चल रही होगी, जब कुकर चलती रहती है तो न तो आप चावल ऐड करते हैं, न ही वहां से निकालते हैं। तो कुल मिला के यहां पर ना तो आप ऐड करेंगे न ही रिमूव करेंगे। दूसरा, सिस्टम कैसा होता है, क्लोज होता है। कुकर टोटल बंद होती है, उसमें अंदर का जो
जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। तो ये वैसे ही वेसल जो होता है ये जो बेज कल्चर है ये टोटल क्लोज होता है। और न्यूट्रिएंट गेट डिप्लीटेड ओवर द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे और फूड कम होता जाएगा। जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो जो खाना है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ डिप्लीटेड ओवर द टाइम ओवर वेस्ट एक्यूमुलेट, ये आपको बात याद रखना है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो फूड जो है हमारा, जो हमारा खाना है वो कम होगा और वेस्ट मटेरियल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? और प्रोड्यूस इज हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ द साइकिल, और जैसे ही पूरा खाना खत्म हो जाएगा और उसके अंत में एंड में हम प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्रोथ कर्व है, ये आपको रखना है याद। ये कौन सा है? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है। कैसा है? सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, जहां पर आपको लेग फेस, लॉग फेस, जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा है, और स्टेशनरी फेज का है। और इसके बाद जब फूड खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ये डेथ फेज हो गई। ये क्या हो गई? डेथ फेज या डिक्लाइन फेज भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? डिक्लाइन फेज। तो यहां पर कुल तरह से आपको 3 या 4 फेज देखने को मिले हैं, लेग, लॉग या एक्सपोनेंटरी फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। और दूसरा जो है कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर है। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझ गए। कंटिन्यूअस में आप क्या करेंगे, एक तरफ लगातार न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते रहेंगे, दूसरी तरफ आपका जो प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा, दूसरा आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी आपको मिलता जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं, यहां पर फ्रेश कल्चर मीडिया इज कंटिन्यूअसली एडेड ड्यूरिंग दी प्रोसेस। प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, लगातार मीडिया अब एड करते जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार मीडिया एड करेंगे तो बैक्टीरिया कोई मरेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। ये लॉग फेज था, ये पहले इन्वायरमेंट को समझेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ती रहेगी। इसी को हमने लॉग फेज कहा था। क्या कहा था? लॉग फेज कहा था। तो इसी से क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। लेकिन एक समय के बाद यहां पर मीडिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अभी हमने देखा था, यहां पर मीडिया क्या हो चुका है, फिनिश होने वाला है, अब मेंटेन रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, यहां से क्या होगा, यहां से कंटिन्यू ग्रो करता ही रहेगा, क्योंकि हम लगातार जो है फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, यहां पर स्टेशनरी फेज या डेथ फेज जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस बायोरिएक्टर क्या होता है, बेच बायोरिएक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कल्चर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ कल्चर इज कंटिन्यूअसली रिमूव। जैसे ही आपने जितना मीडिया ऐड किया है उतना ही प्रोडक्ट आप करते निकालते रहेंगे, मीडिया निकालते रहेंगे। सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। ओपन का मतलब एक तरफ से क्या कर रहे हैं, फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, ओपन तरीका हो गया। न्यूट्रन लेवल रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस सप्लाई। न्यूट्रन आपको लगातार ऐड करते जा रहे हो तो बैक्टीरिया को किसी तरह की फूड की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसका मतलब उसको खाना मिलता रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअसली रिमूव। जो खराब उत्पाद है, जो उसके वेस्ट मटेरियल है, जैसे हमने गन्ने की मशीन के अंदर देखा था, जहां से जो उसका घास है वो निकलता रहता है, जूस अलग होता है, तो वैसे वैसे यहां पर वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो क्या करता जाएगा, निकलता जाएगा। और इसी तरह से सेल आर मेंटेन इन द एक्सपोनेंशियल लॉग फेज। एक्सपोनेंशियल लॉग फेज मतलब सेल क्या करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, और इस तरह से लगातार ग्रो करती रहेगी तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, मिलता रहेगा। तो प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दी प्रोसेस। इस प्रोसेस में लगातार हमको प्रोडक्ट क्या होगा, मिलेगा। तो कुल मिला के बेच में लिमिटेड होता है और कंटिन्यूअस में अनलिमिटेड होता है, जब तक कंपटीशन मिलेगी, जब तक फूड मिलता रहेगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? तो दोनों में हमको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसी के बेस पर अब हम एनसीईआरटी की लाइन को समझ लेते हैं। चलिए देखिए, क्या हमको समझना है एनसीईआरटी में। सबसे पहले, ऑब्टेनिंग द फॉरेन प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट जो है हमको अचीव करना है। सो व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए, जैसे हमने एलियन डीएनए या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया, क्लोनिंग करवाई उसको, देन इसको क्या करवाया हमने, ट्रांसफर करवाया। ट्रांसफर कहां करवाया, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, या तो एनिमल के अंदर, किसी भी आप सेल के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। सो एलियन जीन जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा होस्ट के अंदर। ये हम डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट ऑल द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज एम टू प्रोड्यूस। हर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का एक क्या बेसिक टारगेट है, जो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है, जिसको हमने डिजायर प्रोटीन कहा है, वो हमको मिलता रहे और लार्ज, हेंस देयर इज
नीड टू बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसलिए हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा और उसका एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा। उसका क्या करवाना पड़ेगा? एक्सप्रेशन करवाना पड़ेगा। सो फॉरेन डीएनए गेट एक्सप्रेस अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। ये कब एक्सप्रेस होगा? ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब एक्सप्रेस होगा? जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी। जब कंडीशन मिलेगी तभी ग्रो कर पाएगा। तो एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए जीन्स इनटू द होस्ट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग द मेनी। क्या हमको अंडरस्टैंड करना है? जब मल्टीप्लाई करवाना है फॉरेन डीएनए को, आपको उससे प्रोडक्ट लेना है, तो हमको कुछ टेक्निकल डिटेल्स पढ़ना पड़ेगी। चलिए, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने क्लोन कराया, हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन इंड्यूस द एक्सप्रेशन, आपको कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि वो इंड्यूस किया जाए, उसको उत्प्रेरित किया जाए ताकि उसका एक्सप्रेशन जो है हमको मिल सके। तो चलिए, और एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमको? लार्ज प्रोटीन। जैसे आपने ये सब अप्लाई करवा दिया तो इसको लार्ज स्केल पर लेना है, आपको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन लेना है। देखिए, पेट्री प्लेट के अंदर क्या होगा? पेट्री प्लेट के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट में मिलेगा। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चाहिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ताकि हमको क्वांटिटी जो है ज्यादा कंडीशन में मिले। मतलब आपको प्रोडक्शन लेना है तो नीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स इज एक्सप्रेस इन द हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब मैंने अभी बताया, होस्ट जो है बैक्टीरिया है। जीन कहां से मिला? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिला। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला है, मतलब ह्यूमन का जीन आपने बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड में जोड़ दिया, तो जिसके अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा, और ऐसी होस्ट को हेट्रोलोगस होस्ट कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। मोस्ट आईएमपी, ये आपको याद रखना है। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ये आईएमपी पॉइंट है। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आई। ऑन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी द कल्चर में भी क्या होगा? कल्चर में भी एक्सट्रैक्टेड एंड डिजायर प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाई इट बाय डिफरेंट सेपरेशन मेथड। जैसे हमको एक पेट्री प्लेट के अंदर जो बेच कल्चर मिलेगा उसमें हमारा प्रोडक्ट भी होगा, उसमें वेस्ट भी होगा, और अनवांटेड डेड सेल्स भी होंगी, लाइव सेल्स भी होंगी। तो इनको सबको हमको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो द सेल्स कैन बी मल्टीप्लाई इन द कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। इसके लिए हमको कंटिन्यूअस सेल सिस्टम क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा ताकि उनको लगातार सप्लाई मिलती रहे। So used in the medium is drained out from the site, and while fresh medium क्या करना पड़ेगा हमको? ऐड करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ से आप फ्रेश मीडियम डालिए और दूसरी तरफ से आपका प्रोडक्ट जो है वो अचीव कर लिए, साथ में आप अपना अलग प्रोडक्ट जो वेस्ट है उसको भी अलग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है फिजिकली हमको क्या करना पड़ेगी? मेंटेन करना पड़ेगी। तो इससे हमको क्या मिलेगा? एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज पड़ेगा, जो हमने अभी देखा, जो कंटिन्यूअस में मिलेगा। तो आपको ग्राफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंटिन्यूअस सप्लाई करना पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? दिस टाइप कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड। इससे लार्जर बायोमास मिलेगा जिससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? डिजायर प्रोटीन आपका जो है लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा। इसका मतलब स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। स्मॉल क्वांटिटी में आप ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले सकते यदि स्मॉल वॉल्यूम का आपने कल्चर मीडिया यूज किया है। तो क्या आपको ये एनसीईआरटी की बातें समझ में आ रही है? क्या ये लाइन समझ में आ रही है? आपको लेक्चर को अगेन देखना है। यदि नहीं समझ में आया है तब जाके आप ये पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर पाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी वो क्वेश्चन जो है घुमा के आपको पूछा जा सकता है। चले, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, यदि हमको लार्ज क्वांटिटी लेना है, लार्ज क्वांटिटी कितनी? 100 to 1000 लीटर। सो अल्टीमेट भी प्रोसेस वाज द रिक्वायर्ड, क्या रहेगा? हमको बायोरिएक्टर का यूज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, तो डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर क्यों किया गया? ताकि आप 100 से 1000 लीटर की कंडीशन में लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो 10 बायोरिएक्टर कैन बी थ्रू आउट दी वेसल्स। एक ऐसा वेसल है इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। आपका जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है, जो भी आपने मीडिया यूज किया है, उस मीडिया से आप क्या कर सकते हो? लार्ज स्केल पर आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो अचीव कर सकते हो बाय द इंडिविजुअल एंजाइम्स। एंजाइम भी ऐड कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज कर सकते हो, या माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल का भी आप टारगेट ले सकते हो। सो बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि अचीव हो हमको क्या? डिजायर प्रोडक्ट बाय द प्रोवाइडिंग
ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, जो कि टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट है, सॉल्ट हो सकता है, विटामिन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकती है। तो मैंने केवल 4 ही बातें बताई थी, यहाँ पर आपको ऐड करना है सबस्ट्रेट, सॉल्ट और विटामिन। तो ये ऐसे करके 6 हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, जिसको हमको क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको बायोरिएक्टर टेक्निक समझ में आई, जिसकी हेल्प से लार्ज क्वांटिटी में कैसे जो है प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट होगा, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। चलिए, नए चैप्टर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।